नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक अरहुल के पाठ नंबर 4, पाठ नंबर 4, अन्याय का विरोध नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था, उसके वीडियो और एक्सरसाइज आदि के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आज पाठ नंबर 4 अन्याय का विरोध, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे उसके माध्यम से हमको क्या शिक्षा दी गई है। तो ये एक कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत अन्याय और न्याय के बारे में बताया गया है और इसमें विशेष करके ये बात बताई गई है, अन्याय करने वाला भी अपराधी होता है, लेकिन उससे अधिक अन्याय को सहन करने वाला भी अपराधी होता है। इसको लेकर के लेखक ने एक कहानी आपके पाठ में रखा है जो कि अन्याय के विरोध के ऊपर है। उसमें लेखक के घर में एक गवर्नेंस छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली महिला होती है जो उनके बच्चों की देखभाल करती है और कुछ चीज़ों को पढ़ाती है। तो उसको 30 रुपये महीने की दर से उसको वहाँ पे नौकरी मिलती है और 30 रुपये महीने पे आकर के लेखक के बच्चों को देखभाल करती है। तो इस प्रकार से वह 2 महीने 5 दिन लेखक के घर पे काम करती है। लेखक एक दिन उसे बुला करके कहता है कि जूलिया, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके तनख्वाह का हिसाब कर दूं। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो लेखक उसको बुला करके उसके तनख्वाह का हिसाब करने लगता है। उसमें से सब कुछ काट करके उसे 12 रुपये देता है और जूलिया जब 12 रुपये पाती है तो उसके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, मुरझा जाती है, उदास हो जाती है। फिर भी वह कहती है कि लेखक को धन्यवाद देती है। लेखक धन्यवाद शब्द सुन करके वो गुस्से में उबल पड़ता है और जूलिया से कहता है, क्या जूलिया तुझे मालूम नहीं, तुम्हारी तनख्वाह में से मैंने बहुत सारे पैसों को काट लिया है, फिर भी मुझे धन्यवाद दे रही है। जूलिया ने दबे हुए स्वर में कहा कि अभी तक मैंने जहाँ भी काम किया है मेरे एक भी पैसे नहीं मिले हैं, कम से कम आप तो 12 रूबल दिए हैं। लेखक ने कहा कि जूलिया, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पैसे कभी नहीं मांगी होगी, लेकिन जूलिया एक बात यह है कि लोग भला कहलाने के लिए क्या यह जरूरी है कि अपने अधिकारों को न मांगे, दब्बू और भीरू बने रहें? ऐसा नहीं करना चाहिए। इस निर्मम संसार में आप अपने अधिकारों को बिना मांगे प्राप्त नहीं कर सकते। यह हृदयहीन संसार से आपको लड़ना होगा और आपको अपने अधिकारों को मांगना होगा, तभी आपके अधिकार आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो ये कहानी आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। इसके शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ के बाद फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है अन्याय का विरोध। अन्याय का विरोध, यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका विरोध हमें अवश्य करना चाहिए, उसको सहना नहीं चाहिए। अन्याय करने वाला भी अपराधी होता है, उससे अधिक अन्याय को सहन करने वाला भी अपराधी होता है। तो देखिए इसमें कुछ थोड़ी सी भूमिका लिखी गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह संदेश दिया है कि अन्याय सहन तथा अन्याय करना दोनों ही गलत है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह संदेश दिया है कि अन्याय सहना तथा अन्याय करना दोनों ही गलत है। मनुष्य को
अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि हम पर कोई अन्याय करे तो चुपचाप सहना हमारे लिए अनुचित है। कर रहा है, यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है और उस अन्याय को हम लोग चुपचाप क्या करें, सहन कर लें, तो हमारे लिए क्या होगा, अनुचित होगा। इसलिए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों को मांगना चाहिए। तो आइए अब हम लोग पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके बाद इस पाठ से जो भी शब्द हैं उनकी मीनिंग और उनके अर्थ को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखें नागा। नागा शब्द का अर्थ है अनुपस्थित, एब्सेंट। करा है नागा शब्द का अर्थ होता है अनुपस्थित, जिस दिन न आया, अनुपस्थित। दूसरा है निर्मम, माने निष्ठुर, माने दयाहीन। निर्मम, निष्ठुर, दयाहीन। रूबल माने रूसी सिक्का, रूस का सिक्का। क्रूर माने निर्दयी, क्रूर माने निर्दयी जिसके अंदर दया न हो। यकीन का अर्थ है विश्वास। अनर्थ भारी गलती, अनहोना, अनहोनी। करा है भारी गलती, अनहोनी होना, अनर्थ कहते हैं। अनर्थ का अर्थ होता है भारी गलती या अनहोनी होना। बोधा माने दब्बू, कमजोर। बोधा मीन्स होता है दब्बू, कमजोर। अस्तित्व माने सत्ता। अहमियत, अहमियत। अस्तित्व माने सत्ता या अहमियत। गवर्नेंस, घर में बच्चों की देखभाल करने वाली महिला। तो शब्दार्थ को एक बार फिर से देख लो। करा है नागा अनुपस्थित, निर्मम माने निष्ठुर, रूबल माने रूसी सिक्का, क्रूर माने निर्दयी, क्रूर माने निर्दयी, और यकीन, यकीन माने विश्वास। अनर्थ माने भारी गलती, अनहोनी होना। बोधा माने दब्बू या कमजोर। अस्तित्व सत्ता या अहमियत। और लास्ट है आपका गवर्नेंस, घर में बच्चों की देखभाल करने वाली महिला। ते रहे आपके शब्दार्थ। अब आइए हम लोग इस पाठ को, इस कहानी को देखते हैं किस प्रकार से है, उसको समझेंगे। पाठ का नाम है अन्याय का विरोध, जो कि हम लोगों ने पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर से देख लें। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह संदेश दिया है कि अन्याय सहना तथा अन्याय करना दोनों ही गलत है। मनुष्य को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि हम पर कोई अन्याय करे तो चुपचाप सहना हमारे लिए अनुचित है। तो देखिए कह रहा है कि मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, चुपचाप हम उसे सहन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वह अनुचित होगा। तो देखिए कुछ दिन पहले की बात है, कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने माने लेखक ने अपने बच्चों को, करा है कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को, गवर्नेंस जूलिया को। क्वेश्चन इस पर बन जाएगा कि लेखक के घर में काम करने वाली गवर्नेंस का क्या नाम था, तो उस गवर्नेंस का नाम था जूलिया। कहा अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। कहा कि बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ाने के कमरे में बुलाया और कहा बैठो जूलिया। बैठो जूलिया के पहले आप देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कामा का चिन्ह लगा हुआ है। दोहरा आवरण जिसे बोलते हैं, अवतरण जिसे बोलते हैं, तो इसे इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा का चिन्ह लगा। देखें कहा बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह, तनख्वाह माने होता वेतन या सैलरी, का हिसाब करना चाहता हूँ। क्या कर रहा है कि बैठो जूलिया,
मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। हूँ के बाद देख रहे हैं पूर्ण विराम है, और इन्वर्टेड कामा जब भी लगेगा डबल इन्वर्टेड कामा तो पूर्ण विराम के बाद लगेगा। ये नहीं कि जहाँ पे है वहीं लग जाए, पूर्ण विराम के बाद ही इन्वर्टेड कामा क्लोज होगा, बंद होगा। तो देखें, कहा कि बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह माने सैलरी या वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। जो डबल इन्वर्टेड कामा था पूर्ण विराम के बाद क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। मैंने कहा, इसके बाद अल्प विराम का चिन्ह आया जो छोटा सा दिख रहा है। मैंने कहा मीन्स लेखक ने कहा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होता, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। लेखक ने कहा कि मैंने कहा तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, कहा जितना मैं अब तक तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। लेखक कह रहा है कि मैं जान सका हूँ कि मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीने तय हुई थी ना। देखिए क्वेश्चन इस पर बन जाएगा कि जूलिया की तनख्वाह कितने रूबल महीने तय हुई थी। तो जूलिया की तनख्वाह लेखक के अनुसार 30 रूबल महीने तय हुई थी। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। फिर क्या है, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जी नहीं 40 रूबल। जूलिया कहती है कि जी नहीं 40 रूबल, इन्वर्टेड कामा बंद। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, दबे स्वर में धीरे से बोली कि जी नहीं 30 रूबल नहीं बल्कि 40 रूबल तय हुई थी। लेखक कहता नहीं 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। कहा 40 रूबल नहीं 30 रूबल ही है, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की शिक्षिका को हमेशा करा है कि मैं बच्चों की शिक्षिका को हमेशा 30 रूबल करा है कि मैं बच्चों की शिक्षिका को हमेशा 30 रूबल महीने ही देता आया हूँ। तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। फिर से देख लें, जब जूलिया कहती है जी नहीं 40 रूबल, 40 जूलिया ने दबे स्वर में ऐसा कहा, तो लेखक ने कहा नहीं 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की शिक्षिका को हमेशा 30 रूबल महीने ही देता आया हूँ। तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। कह रहा है कि यहाँ आपको काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो जूलिया कहती है जी नहीं 2 महीने 5 दिन। कितना बताई, 2 महीने 5 दिन। अब देखिए कह रहा है क्या कह रही हो। लेखक कहता है क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। कहा 2 महीने की आपकी जो तनख्वाह है कितनी बनती है, 60 रूबल बनती है। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीनों में एक भी नागा न हुआ। नागा माने छुट्टी, रजा, नागा न हुआ हो। तुमने इतवार माने रविवार की छुट्टियां मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है। कोल्या को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है।
करा है तुमने इस 2 महीनों में रविवार की छुट्टियां मनाई है और इसके अलावा 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसी बात को सुन करके, लेखक की ऐसी बात को सुन करके जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, मीन्स उदास हो गई। वह बार बार अपनी ड्रेस माने कपड़े की सिकुड़न दूर करने लगी। देखिए, जब व्यक्ति उदास हो जाता है, लज्जित हो जाता है, या तो बार बार अपने मुंह को पोंछता है या ढकता है, या कपड़े को खींचता है, टाइट करता रहता है। ऐसी ही स्थिति जूलिया की हो गई थी। कह रहा है जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, माने उदास हो गई। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं, वह चुप रही। तब लेखक कहता है कि हाँ, तो देख रहे हैं फिर डबल इन्वर्टेड कामा, इसके बाद अल्प विराम का चिन्ह इसके नीचे हाँ के लगा हुआ है। हाँ, तो 9 इतवार माने 9 रविवार और 3 छुट्टियां, यानी 9 3 12 दिन। कह रहा है कि 12 दिन काम नहीं हुआ। कितना? 9 इतवार और 3 छुट्टियां। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा कि जूलिया ने कितने इतवार काम नहीं किया था। तो इसका जवाब होगा जूलिया ने 9 इतवार काम नहीं किया था। तो देखिए, कह रहा है कि 9 इतवार और 3 दिन और मिला करके 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। लेखक ने कहा कि 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब 12 रूबल कट गए। और इतना ही नहीं, उधर माने इसके और पहले कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19। करा है कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे दांतों में क्या था? दर्द था और मेरी पत्नी ने दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19। 19 नागे माने 19 अब्सेंट, अनुपस्थिति। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने बचे? 41, 41। 60 में से 19 घटाए तो कितने बचे? 41, 41। 41 रूबल ठीक है ना? जूलिया से लेखक पूछता है कि क्या 41 रुपए ठीक है? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। 41 रुपए सुनते ही जूलिया की आंखों से आंसू छलक आए, मीन्स आंसू आने लगे। उसने धीरे से अपना गला साफ किया, खखारा अपना गला साफ किया। एक शब्द भी नहीं बोली। एक शब्द भी नहीं बोली मीन्स एक शब्द भी नहीं कहा कि हमारे पैसे क्यों काट रहे हो। फिर देखिए, डबल नोटेड कॉमा में कहा हाँ याद आया। लेखक कह रहा है हाँ याद आया। मैंने डबल नोटेड कॉमा क्लोज बंद, मैंने डायरी देखते हुए कहा के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। फिर डबल नोटेड कॉमा में 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। लेखक कहा कि 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी मगर मेरे भाग्य में। करा है कि प्याली बहुत कीमती थी मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। हमारे भाग्य में हमेशा नुकसान ही उठाना है। चलो मैं उसके 2 ही रूबल और कम कर देता हूँ। कहा
प्लेट और प्याली तो बहुत महंगी थी, लेकिन मेरे भाग्य में तो सदैव नुकसान ही उठाना बंधा है। फिर भी मैं आपका 2 रूबल और कम कर देता हूँ। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचा कर के माने छिप करके, तुम्हारी नज़रों से छिप करके कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। कहा उसकी जैकेट फट गई, उसके लिए 10 रूबल और कट गए। अब देखिए, इस तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिया। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। कहा कि देखो भाई, तुम्हें बच्चों की देखभाल करना है और इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी माने लापरवाही करोगी तो पैसे कटेंगे। कहा तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए। कहा उस जूते के लिए भी 5 रूबल और कट गए। हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। क्या कहा कि 10 जनवरी को भी मैंने आपको 10 रूबल दिए थे। जूलिया कहती है, जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी जुबान से ऐसा कहा। क्या कहा? जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी जुबान से कहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? लेखक कहता है, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन माने विश्वास नहीं। कहा तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी। क्या कहता है? तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी। जी नहीं, जूलिया फिर दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अश्रु भरे स्वर से उसने कहा, आंखों में आंसू भरे हुए थे। ऐसे अश्रु भरे स्वर से उसने कहा, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। लेखक ने कहा, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। मैंने कठोर स्वर में कहा। लेखक ने कठोर स्वर में कहा, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27। 41 में से बच्चे कितने? 14। ठीक है ना? कहा 41 में से 27 घटाओ और बचे हैं 14। ये ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। जूलिया की आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके तमाम शरीर पर पसीना छलक आया। कांपती आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल। कितना? 3 रूबल। ठीक है, मैंने स्वर में आश्चर्य भर के कहा। लेखक कहता, ठीक है, मैंने स्वर में आश्चर्य के साथ आश्चर्य भर के कहा। अरे, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं। कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में वे 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह 11 रूबल। इसे ठीक से गिन लो। ऐसा लेखक ने कह करके जूलिया को 11 रूबल दे दिया।
आगे देखिए आगे क्या होता है। उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल के माने बिना देखे खोज कर किसी तरह उन्हें उसमें ठुसे ठुसे में रख लिए और धीमे स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। मैं माने लेखक। जब जूलिया ने उन्हें धन्यवाद बोला तो लेखक गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने जोर से कहा, धन्यवाद किस बात का? लेखक ने जूलिया को कहा कि धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए। जूलिया ने जवाब दिया, आपने मुझे पैसे दिए इसलिए धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। लेखक से इस बात को सुन करके उससे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो कि तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने तुम्हें क्या किया है, ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, डबल इनवर्टेड कामा के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह है जी हाँ। इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ के बीच जो चिन्ह लगा है इसे योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ काम किया अल्पविराम उन लोगों ने तो मुझे एक पैसे तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारती हुई कहा। ठंडे पानी का छींटा मारने से तात्पर्य है कि गुस्से को थोड़ा कम करते हुए कहा। ठंडा पानी का छींटा से तात्पर्य है गुस्से को कम करना। गुस्से को कम करते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी ताजुब नहीं हो रहा है। कहा, उन लोगों ने आपके एक पैसे भी नहीं दिया। इस बात को सुन करके मुझे जरा से भी आश्चर्य या ताजुब नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर। इसलिए लेखक को ताजुब नहीं हुआ क्योंकि वो खुद ही उसकी परीक्षा लिया, उसमें सारे पैसे काट लिया और जूलिया एक शब्द तक नहीं बोली तो उससे विश्वास हो गया कि इसे दूसरी जगह एक पैसे भी नहीं मिले होंगे और मांगी भी नहीं होगी। मैंने कहा फिर स्वर धीमा करके, स्वर माने आवाज को धीरे से करके मैं बोला, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। जूलिया से कहा लेखक ने, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा कठोर मजाक किया। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा जूलिया मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या जरूरी है? लेखक जूलिया से पूछ रहा है कि क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीर और पोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें? लेखक जूलिया से पूछ रहा है कि जूलिया,
क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए उसके साथ चाहे जितना भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज न उठाएं? अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें, खामोश रहें और सारी जायदादियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को, अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। दांतों और पंजों से तात्पर्य जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का हमें प्रयोग करके उनसे लड़ना होगा और पूरी ताकत के साथ। यदि याद रखो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि लेखक ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था, उसके तनख्वाह में से सारे पैसे काट लिए और इसके बाद भी जूलिया ने कुछ नहीं कहा। और लास्ट में कुछ पैसे प्राप्त होने पे लेखक को जब जूलिया ने धन्यवाद कहा तो धन्यवाद कहने पर लेखक को गुस्सा आया, लेकिन लेखक यह जानता था कि जूलिया दूसरी जगह एक भी पैसा नहीं पाई होगी, फिर भी मांगी नहीं होगी, क्योंकि वह परीक्षा ले लिया था। उसके सारे पैसे को काट लेने के बाद भी जूलिया ने एक शब्द नहीं बोला। तो इस पाठ को एक दो बार आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद जो आपका बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेते हैं। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन को देखने के बाद भाषा की बात के क्वेश्चन को ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। माने पाठ्य पुस्तक को जब आप एक बार दो बार पढ़ोगे या इस वीडियो को देखोगे तो आपको इसके जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हैं उनके उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए देख लें। 1 जनवरी को जूलिया ने क्या तोड़ा था? 1 जनवरी को जूलिया ने क्या तोड़ा था? आपके स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिए गए, आम, प्लेट और प्याली, सोफा। तो इसमें विकल्प नंबर 2 जो ख नंबर का विकल्प है आपका सही हो जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लेट और प्याली। प्लेट और प्याली, 1 जनवरी को जूलिया ने प्लेट और प्याली तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। करा है कोल्या की जैकेट फट जाने पर लेखक ने जूलिया के कितने रूबल कम किए? कोल्या की जैकेट फट जाने पर लेखक ने जूलिया के कितने रूबल कम किए? तो देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर क है 2 रूबल, ख है 10 रूबल, ग है 5 रूबल। तो विकल्प नंबर या ऑप्शन नंबर ख इसका भी सही हो जाएगा। कोल्या की जैकेट फटने पर लेखक ने 10 रूबल काट लिए थे। कितने काटे थे? 10 रूबल। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 10 जनवरी को लेखक ने जूलिया को कितने रूबल दिए थे? 10 जनवरी को लेखक ने जूलिया को कितने रूबल दिए थे? तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 रूबल, 10 रूबल और 15 रूबल। तो इसका जवाब होगा विकल्प नंबर ख, विकल्प नंबर ख, और इसमें 10 रूबल होगा। आप इसका जवाब होगा 10 रूबल। कितना होगा? 10 रूबल। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखते हैं भाषा की बात में। क्वेश्चन नंबर का है भाषा की बात, विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विलोम शब्द की परिभाषा भी बता दिया था और उनको किस प्रकार से किया जाता है, उनके प्रकार भी बताया था।
विलोम शब्द को वैसे तो कई भागों में बांटा गया है, कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से विलोम शब्द को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम का विलोम तत्सम होना चाहिए और तद्भव का विलोम तद्भव होना चाहिए, न कि तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम होने पर विलोम शब्द गलत हो जाता है। तो आइए यहाँ करा है विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। तो पहला है घृणा। क्या है? घृणा को किससे बनाएंगे जोड़ा? प्रेम, क्योंकि विलोम शब्द हमको बनाना घृणा का प्रेम, न्याय का अन्याय, निडर का डरपोक, मुलायम का कठोर, शाम का सुबह। आइए आगे देखते हैं। करा है निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। देखिए, लिंग वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन हिंदी विषय के अंतर्गत 2 लिंगों का समावेश है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत सब्जेक्ट में 3 लिंग आता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध हो जिन शब्दों के द्वारा, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा पुल्लिंग जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिन शब्दों के द्वारा न तो स्त्री जाति का न तो पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका एक साधारण सा उदाहरण होता है कि स्त्रीलिंग शब्द जो होता है उसका लास्ट वाला वर्ण इकारांत होता है। लास्ट वाला वर्ण क्या होता है? इकारांत, माने ई की मात्रा लगी होती है। अक्सर उसे हम लोग स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हाथी है, हाथी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जबकि हाथी शब्द इकारांत है। क्योंकि हाथी जहाँ पे लिंग का निर्धारण हमें ठीक से न हो तो शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर करके हमें लिंग का निर्धारण कर लेना चाहिए। जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो सटीक उसका अर्थ निकल आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लिंग में विद्वान है, किसका क्या होगा? विदुषी। विद्वान क्या है? पुल्लिंग है। विदुषी स्त्रीलिंग है। प्रशासक पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बनेगा प्रशासिका। क्या बनेगा? प्रशासिका। नेक्स्ट है कवि है, तो इसका बनेगा कवयित्री। क्या बनेगा? कवयित्री। यहाँ पे प्रशासिका होगा, प्रशासिका, प्रशासक, यहाँ आ की मात्रा जो है कट गई है, यहाँ पे प्रशासिका होगा। कवि का कवित्री, नर का नारी, सम्राट का सम्राज्ञी। क्या होगा? सम्राज्ञी होगा। यहाँ सम्राट का रानी नहीं होगा, क्या होगा? साम्राज्ञी। क्या? साम्राज्ञी होगा। मालिक का मालकिन होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है निम्न चित्रों में नारी के विविध रूपों को दर्शाया गया है। नारी माने स्त्री के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। इन्हें आधार बनाकर नारी के महत्व विषय पर 50 से 60 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में नारी के विविध रूपों को दर्शाया गया है। इन्हें आधार बनाकर नारी का महत्व के विषय पर 50 से 60 शब्द अनुच्छेद लिखिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। अभी तक आप 6th क्लास में निबंध पढ़ के आए हैं। अनुच्छेद होता क्या है वो सुन लें, और निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है। निबंध में भूमिका होती है, मध्य भाग होता है, उपसंहार होता है। निबंध लिखते समय हमें भूमिका बनानी पड़ती है, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय हमें किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं होती। हम सीधे सीधे विषय पे आकर के अनुच्छेद लिखते हैं। और इसका मतलब है, अनुच्छेद का मतलब कम से कम शब्दों में हमें अधिक बात कह देना ही अनुच्छेद कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक बात कह देना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में भूमिका नहीं बनाई जाती, सीधे सीधे विषय पर
बातों को लिखा जाता है। निबंध के अंदर भूमिका बनाई जाती है, उसका मध्य भाग लिखा जाता है, उसका उपसंहार भी किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ करके हम लोगों को एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सेवा प्रदत्त, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षिका, माँ, खिलाड़ी, बैंकर, पायलट, उद्यमी, किसान, राजनीतिक, न्यायाधीश, सामाजिक कर्मी, पत्रकार, प्रशासिका, वकील, कवित्री और कलाकार। नारियां इन सब पदों पर काम कर रही हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके कुछ शब्द 50 से 60 शब्द हमको अनुच्छेद लिखना है, जिसमें ये सारे बिंदु शामिल हों। तो आइए एक एक बिंदुओं को हम लोग तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन इनको एक साथ हम लोग कैसे अनुच्छेद लिखेंगे उसको जानेंगे। तो देखिए, क्या नारी से बढ़कर, नर से बढ़कर नारी, जो जी हाँ, यह कथन वास्तव में सत्य है। करा नर से बढ़कर नारी, जी हाँ, यह कथन वास्तव में सत्य है, क्योंकि नारी में 2 मात्राएं नर से ज्यादा है, नर से ज्यादा है। नारी केवल एक जन्म देने वाली ही नहीं, वह एक माँ, शिक्षिका, सेवा प्रदत्त, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आज नारी नर के कंधे से कंधा मिलाकर देश की राजनीति में भी सक्रिय हैं। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला बनकर, आगे देखिए इसका और समावेश किया गया है, भी उसने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। बैंकर है, खिलाड़ी है, वकील है, कवित्री है, बनकर पुरुषों की बराबरी करने में सक्षम है। हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें भरपूर सम्मान देना चाहिए। तो देखिए, ये रहे अनुच्छेद। अनुच्छेद मैंने बताया सीधे सीधे विषय के ऊपर चर्चा करता है। जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं, उन संकेत बिंदुओं को लेकर के आप अपने मन से स्वयं अनुच्छेद का निर्माण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इन्हीं जो मैंने वीडियो में अनुच्छेद लाए यही अनुच्छेद लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आगे देखिए, कुछ आपके निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो इससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से कितनी संज्ञाएं हैं? 3 संज्ञाएं हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और कहीं कहीं तो 5 संज्ञाओं का उल्लेख होता है, कहीं कहीं पे 6 संज्ञाओं का उल्लेख होता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध होगा, ज्ञान होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर किसी शहर का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, सिर्फ शहर कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कहा जाए मोरबी शहर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, और कह दिया जाए शहर तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण सुनिए। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा एक ही शब्द से संपूर्ण जाति का जहाँ बोध होगा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कहा जाए स्त्री, पुरुष, स्कूल, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर स्कूल में किसी एक स्कूल का नाम ले लिया जाएगा तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी एक महिला का नाम ले लिया जाएगा, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक पुरुष का नाम लिया जाएगा, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे सिर्फ उनकी जाति का उल्लेख होगा
तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के हाव भाव, गुण, दशा का बोध होगा उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और हाव भाव और गुण का जहाँ हमें ज्ञान होगा उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो आइए हम लोगों को बनाना क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। दिया गया है हंसना। हंसना का भाववाचक क्या होगा, हंसी। क्या होगा, हंसी। दूसरा है घबराना, इसका भाववाचक होगा घबराहट। क्या होगा, घबराहट। तीसरा है आपका शत्रु, इसका भाववाचक बनेगा शत्रुता। चौथा है भला, इसका भाववाचक होगा भलाई। हारना, हार। मीठा, मिठास। सज्जन, सज्जनता। सुंदर, सुंदरता। लोभ, लोभी। ये आपके भाववाचक संज्ञा के क्या हैं, उदाहरण हैं। इन भाववाचक संज्ञाओं को जानने से पहले आपको संज्ञा के प्रकार और उन प्रकारों की परिभाषा आप जानेंगे, तब जाकर के इस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को एक दो बार आप देखें, ध्यान से समझ जाएंगे। कराए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। क्या करा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। शब्दकोश होता क्या है वो जान लें। जब आप नीचे की कक्षाओं में फर्स्ट या सेकंड में वर्णमाला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, तो उसमें अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ इस प्रकार से वर्णमाला पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं, फिर व्यंजन पढ़ते हैं, क ख ग घ। तो आपको जो ये शब्दकोश क्रम की बात आती है तो उस वर्णमाला की तरफ आपको पहले जाना होगा। अ के बाद क्या आता है, आ आता है। ई के बाद बड़ी ई आती है। ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है। ए के बाद ऐ आता है। ओ के बाद अ आता है। फिर अंग आता है, अ आता है, फिर क ख ग घ। इस प्रकार से वो स्टार्ट होते हैं। तो उनको आप एक बार ध्यान से वर्णमाला की तरफ जब जाएंगे, वर्णमाला जब समझ में आ जाएगी तो ये शब्दकोश क्रम का मतलब है कि अ से स्टार्ट होने वाला वर्ण जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, और ई से स्टार्ट होने वाला वर्ण, ई से स्टार्ट होने वाला शब्द सेकंड नंबर पे, ऊ से स्टार्ट होने वाला शब्द थर्ड नंबर पे, और क से स्टार्ट होने वाला शब्द फोर्थ नंबर पे। यही शब्दकोश क्रम है। शब्दकोश का मतलब है अ से लेकर के ज्ञ तक के जो वर्ण हैं वे किस क्रम में हैं, और जिस क्रम में रखे गए हैं उसी क्रम में शब्द का वर्ण, पहला वर्ण, किसी शब्द का पहला वर्ण को आपको देखना होगा कि इस शब्द का वर्ण कौन सा है। जैसे काम दिया गया है, आपका इसमें क्या दिया गया, काम दिया गया है, तो आप इन शब्दों में सबसे पहले आपको ये देख लेना है काम से पहले कोई और ऐसा स्वर तो नहीं आया है। इसमें पूरा जब हम देखते हैं तो कोई इसमें स्वर नहीं आया है, अर्थात काम जो है क पहले नंबर पे आएगा। क ख ग घ, अंग च छ ज। अब देखते हैं ज, अब मिल जाता है च छ से कोई रिलेटेड शब्द नहीं है तो ज से मिलता है। जनवरी, जनवरी हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है। जनवरी के बाद अब फिर देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन आएगा, त आ जाएगा। त से रिलेटेड कोई शब्द है, हाँ है, तनख्वाह, तो तीसरा हमारा तनख्वाह हो जाएगा। अब त थ द जो है देखते हैं थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो हम चले जाते हैं द पे। द से देखते हैं इसमें है, हाँ दांत है, तो दांत हमारा फोर्थ नंबर पे द आया है तो दांत हो जाएगा। दांत के बाद अब हम देखते हैं त थ द ध से रिलेटेड कोई शब्द नहीं है, तो ध के बाद क्या आता है, न आता है, तो न से रिलेटेड जो शब्द है नुकसान, ये पांचवें नंबर पे हो जाएगा। और फिर न से रिलेटेड देखते हैं और कोई है नौकरानी, वो भी छठे नंबर पे आ जाएगा। अब न के बाद और देखते हैं
कोई शब्द दिख रहा है, प्याली, हाँ प्याली प से रिलेटेड है, प जो है 7वें नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका पैसा है 8वें नंबर पे आएगा। महीना है, म आता है, ये 9वें नंबर पे। और हिसाब जो है 10वें नंबर पे आएगा। इसे आप या तो इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। लेकिन इसमें मेन समझने वाली बात ये है कि आप सबसे पहले वर्णमाला को याद करना होगा। जब वर्णमाला याद हो जाएगी तो आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा तो आप आसानी से उन शब्दों को वर्णमाला क्रम में रख सकते हो। एक बार अगर ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कहीं से कोई भी शब्द पूछा जाएगा तो वर्णमाला क्रम में आप आसानी से उसे रख सकते हो। ध्यान यही देना है कि कौन सा वर्ण किसके बाद आता है और कौन सा वर्ण किसके पहले आता है। जो वर्ण पहले आएगा उससे रिलेटेड शब्द पहले रखा जाएगा और जो वर्ण उसके बाद आएगा उसके बाद वाला वर्ण उसके बाद रखा जाएगा। इसीलिए मैंने बताया अ से लेकर के ज्ञ तक वर्णमाला आपको याद होगी तो आपको शब्द जब दिए रहेंगे तो आपको पहला शब्द का पहला वर्ण ही देखना होगा कि शब्द का पहला वर्ण क्या है। उसी के आधार पर उसको क्रम दिया जाएगा, उसी के आधार पर उसको नंबर दिया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 4 का मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर को हम लोग डिस्कस करेंगे।